कोल्हापुर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। उसकी खासियत जानते हैं क्या है? जब ईयर में दो इक्विनॉक्सेस आते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 3 दिन के लिए सूर्य की किरण ऐसे पड़ती है कि एक दिन किरण देवी के चरणों में पड़ती है और दूसरे दिन हृदय पे पड़ती है और मस्तक पे पड़ते हुए निकल जाती है। आप सोचिए कितना एप्रोप्रिएट डिजाइन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके और कितना उसके साथ अलाइनमेंट करके वो बनाया गया होगा। इतना बड़ा आश्चर्य हमारे देश के अंदर है और हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अब अगर हम एक बात कहें, हमारे यहाँ टूरिज्म के 2 एस्पेक्ट तो थे ही थे, भारत के अंदर एक तीसरा एस्पेक्ट भी, अब जिसे आज आप कहते हैं वेलनेस टूरिज्म, कि आप आइए, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी करिए, योगासन भी करिए, स्वास्थ्य लाभ भी करिए और टूरिज्म भी करिए। तो देखिए दुनिया के बाकी देशों में वो टूरिज्म तो मिल जाएगा कि आप स्विट्जरलैंड में जाइए, बर्फ की स्कीइंग करके चले आइए, मगर भारत में आकर अपने स्वास्थ्य का लाभ करिए, योग करिए, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लीजिए, स्वास्थ्य भी बेहतर करके जाइए। वो तो हुआ वेलनेस टूरिज्म। और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है कि आइए और अपने अंतर मन को भी शुद्ध करके जाइए। ये तीनों चीजें किसी दूसरी जगह पे आसानी से आपको नहीं प्राप्त होंगी जो तो भारत में है। और यहां तो एक अलग प्रकार की अनुभूति टूरिज्म में आप एक और बात देखेंगे, जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग जो है वो कहां होती है? कुंभ मेले। इस गैदरिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बाकी जगह तो कैंपेनिंग करनी पड़ती है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। भाई बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कार्यक्रम होता है, तो वो माना जाता है ओलंपिक गेम्स, जिसके लिए कितना प्रचार प्रसार होता है। कई साल पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपए प्रचार पे वो किए जाते हैं। तब क्या होता है? चंद लाख लोग आते हैं और उसको बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यहां पर कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, केवल पंचांग के पत्रा में एक कोने में निकलता है फला तारीख को मौनी अमावस्या, और प्रयागराज में 2 से 2.5 करोड़ लोग स्वतः आ जाते हैं। ना कोई बुलावा देने जाता है, ना कोई मोटिवेट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ भारत के लोग नहीं आते, दूर दराज के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो भी आते हैं। विनम्रता से, परंतु मैं उतनी दृढ़ता से यह बात कहना चाहूंगा, विश्व के किसी दूसरी संस्कृति, सिविलाइजेशन, धर्म में आप देख लीजिए कि दूसरे धर्म को मानने वाला आकर वहां श्रद्धा से उसी प्रकार से पूजा करता हो, अगर आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। और उससे बड़ी बात यह है, उससे कहा भी नहीं जाता हो कि अब तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। दोनों बातें हैं। तो आप देखिए कुंभ मेले में कितने ही लोग आते हैं, और ये विश्व का सब, अभी जो अर्ध कुंभ हुआ था उसमें एक अनुमान के अनुसार ये माना गया था कि 15 से 20 करोड़ लोग आए थे। इसका अर्थ क्या हो गया? भारत की पॉपुलेशन का 15 से 15% उस एक महीने में ट्रेवल करके गया। अब जो पूर्ण कुंभ होगा तो आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का प्रभाव लाएगा। अब एक और बात देखिए, पर्यटन के साथ साथ हम इन चीजों के द्वारा कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो भारत के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक जो विश्व में जाने जाते हैं वो क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध। आप संयोग से देख लीजिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पश्चिम में पड़ती है, मगर भगवान राम और भगवान बुद्ध दोनों के स्थल, भगवान महावीर के स्थल भी पूर्वांचल के क्षेत्र में पड़ते हैं। संयोग था कि अभी तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बन गया है, वहाँ पर अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बन गए हैं, अच्छी फैसिलिटीज भी बन गई हैं। अब अगर आप देखें तो भगवान बुद्ध की जो निर्माण स्थली है वहाँ वो भी भव्य स्वरूप धारण कर रही है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी भव्य स्वरूप धारण कर रहा है, और अगले वर्ष तक अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। और कुछ वर्ष का और समय रहा
तो निश्चित समझ लीजिए कि अयोध्या अगले 5 से 7 वर्षों में या ज्यादा से ज्यादा ये दशक समाप्त होते होते वेटिकन से कम स्तर की नगरी बनकर तैयार नहीं। और कहते हैं ना, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो हमें लगता है इच्छा तो पूर्ण होगी, और इसके साथ आप ये समझिएगा कि उसमें श्रद्धालु तो आएंगे, बहुत बड़ा एक पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। विश्व में एक बहुत बड़े पर्यटन के केंद्र के रूप में अयोध्या आकर स्थापित होगा। अब अगर आप देखें तो बोध गया है, सारनाथ है, काशी है, इस ढंग के क्षेत्र, जिस मतलब इतने बड़े बड़े आकर्षण के क्षेत्र जहां पर हो और वहां पर उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो तो निश्चित रूप से भारत की उस चेतना की सही अभिव्यक्ति की अनुभूति हम नहीं करवा सकते। मैंने एक विदेश में एक सज्जन के भाषण में सुना था कि भारत में जाना चाहते हो तो पहले भारत क्या है इसको तो समझ लो। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इट्स नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये उससे अधिक सूक्ष्म है। इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। तो आप कहेंगे ज्योग्राफी से अधिक सूक्ष्म है हिस्ट्री, उन्होंने कहा नहीं, ये उससे ज्यादा सूक्ष्म है। आप कहेंगे हिस्ट्री से ज्यादा सूक्ष्म है कल्चर, उन्होंने कहा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे कल्चर से ज्यादा सूक्ष्म है रिलीजन, नहीं, ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो उन्होंने कहा कि उससे अधिक सूक्ष्म स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता। वैसे स्पिरिचुअलिटी वर्ड का आध्यात्मिकता नहीं होता, अध्यात्म का तो कोई समानार्थी अंग्रेजी में है ही नहीं, वो अलग विषय, क्योंकि वहां ना धर्म का समानार्थी है, ना अध्यात्म का समानार्थी है, ना ब्रह्म का समानार्थी, वो अलग विषय, पर फिर भी मान लिया। अब उन्होंने कहा उससे अधिक सूक्ष्म है, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन द स्पिरिचुअल एंटिटी। तो प्रश्न पूछता है फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ऐसे है जैसे एटम बम का विस्फोट होता है तो 2 एटम्स टूटते हैं। जो न्यूक्लियर बम का विस्फोट होता है उसमें 2 न्यूक्लियस जुड़ते हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम कहते हैं, न्यूक्लियर पावर। तो जब 2 न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से एनॉर्मस एनर्जी निकलती है, बहुत ऊर्जा निकलती है, और उसके जो वो होते हैं पल्सेस, वो उस इलाके में बरसों तक बने रहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि नागासाकी हिरोशिमा में आज भी उसका इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, अगर आप वहां की मिट्टी में जाके लेंगे तो रेडिएशन आपको दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने कहा उसी प्रकार से भारत वो धरती है जहां पर कि व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा के साथ जब फ्यूजन होता है तो एनॉर्मस एनर्जी निकलती है, और उसके वाइब्रेशंस उस क्षेत्र में रहते हैं। पिछले कुछ हजार सालों में हजारों लोगों ने भारत में उस स्थिति को प्राप्त किया है, इसलिए उसके स्पंदन भारत के वातावरण में विद्यमान है। अगर उन्हें अनुभव करने की क्षमता रखोगे तो भारत को देखकर आ पाओगे, अन्यथा तुम केवल मंदिर इमारतें देख के चले आओगे, भारत को कभी समझ नहीं पाओगे। तो आप समझिए भारत का टूरिज्म उसका अनुभव भी कराता है। जब आप प्रयागराज में जाते हैं, जब आप सारनाथ में जाते हैं, जब आप बोध गया में जाते हैं, जब आप अयोध्या में जाते हैं, तो आपको वो पल्स भी, आप केदारनाथ में जाएंगे, आप गुरुवायूर में जाएंगे, आप तिरुपति बालाजी में जाएंगे, आपको वह भी अनुभव होगा। और अगर आर्टिस्टिक देखना है तो शायद आप में से बहुतों को ये तो पता होगा कि अजंता एलोरा की केव्स के बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर से काट के बनाई गई हैं, पर जो थ्योरी समझाई जाती है कि अगर उसी ढंग से काट के बनाई गई तो जानते हो उसमें कितना समय लगना चाहिए था? जैसा समझाया था ना, छेनी हथौड़ी से ही मूर्तियां करके बनाई गई पूरे पहाड़ को काट के, तो उसमें 100 साल से ऊपर का समय लगना चाहिए था, 1 से 1.5 शताब्दी का समय लग सकता था। इसलिए वो सब थ्योरी अलग है। मगर इंपॉर्टेंट बात जानते क्या है? ये विश्व की एकमेव इमारत है 2 मंजिली, डबल स्टोरीड एंड अबव, जो नीचे से ऊपर ना हो के ऊपर से नीचे बनाई गई। सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है। ये द ओनली स्ट्रक्चर, डबल स्टोरी स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड जो मतलब डाउन से अप नहीं, अपसाइड डाउन बनाया गया है। ये अपने आप में एक अलग चीज है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इस कार्य से जुड़े हैं, भारत के पर्यटन उद्योग में, भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की संस्कृति के विस्तार में, सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
और आप दे ही रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने देश में हमारे लोग पर्यटन करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं, उन्हें बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे एक राहुल संकृत्यायन जी का मैंने लेख पढ़ा था बचपन में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये माना जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है। तो शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने एक वाक्य दिया था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी आपके अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। राहुल संकृत्यायन ने कहा था उसी के साथ, ऑन द लाइटर नोट, परंतु जीवन के प्रारंभिक समय में आपके अंदर घूमकर इस देश और समाज को समझने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए थी। तो उन्होंने इसके लिए फ्रेज यूज किया था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो घूमने का भी भाव होना चाहिए। आप देश को समझेंगे, समाज को समझेंगे, भारत को समझेंगे, और जो मैंने कहा उस पल्स को अगर आप फील करने में समझ गए तो फिर आप समझिए कि आपका जीवन ही नहीं जन्म जन्मांतर तक भी बदल सकता है। भारत का टूरिज्म वो है जो सिर्फ शरीर को ही आनंद नहीं देगा, आपके मन को ही आनंद नहीं देगा। यदि आप सही जगह पे पहुंच गए तो आत्मा को भी आनंदित करने का पूरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। और पूर्वांचल में ऐसे अनेक स्थल हैं जिस दिशा में आप आगे हो सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए, अभी आपने देखा रिसेंटली, मात्र एक हफ्ता पहले की बात है, क्रूज के थ्रू ट्रेवलिंग शुरू हुई। अब पहले ये व्यवस्था ही नहीं थी। अब सोचिए, इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हमारे जमाने में हुई, वाराणसी से हल्दिया तक ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, पहले मालवाहक और अब पर्यटन की दृष्टि से भी। ये वो विचार हैं जो पूर्व में किसी के दिमाग में नहीं आते थे। अब जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है तो ये एक चुनौती थी, पर उस चुनौती में से अवसर भी तो हो सकता है ना। ड्रेजिंग करके नदियों के पाट चौड़े कर दीजिए ताकि उसमें क्रूज चल सके, तो माल की ढुलाई भी हो सकती है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम तक, और पर्यटन भी हो सकता है। तो इसलिए पर्यटन के जो नए नए स्वरूप, एयरपोर्ट से लेके और जो नदियों के क्रूज तक की व्यवस्था सरकार ने की है। और मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष अभी समाप्त हुआ है और अमृत काल शुरू हुआ है। क्योंकि 25 वर्ष का समय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 वर्ष से जब 100 वर्ष पूरा करेंगे, इसे अमृत काल कहा है। तो इस अमृत काल में, जैसे प्राचीन काल में अमृत कैसे निकला था, मंथन किया गया था तो अमृत निकला था ना। तो जितना आप इस देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जाएंगे, घूमेंगे, उतना आपको अमृत तत्व की अनुभूति भी होगी और देश के अंदर भी एक दूसरे को जानने से अमृत तत्व का विकास होगा। जैसे याद करिए, पहले उत्तर और दक्षिण की लड़ाई बड़ा अच्छा लगता था, उत्तर भारतीय, बिहारी और मराठी की लड़ाई बड़ा अच्छा लगता था, हिंदी और तमिल की लड़ाई बड़ा अच्छा लगता था। अब देखिए वो भेद समाप्त होकर अब काशी तमिल संगम ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी दक्षिण और उत्तर के बीच में किस प्रकार का समन्वय है। अब जब काशी के लोग तमिलनाडु जाएंगे, जब काशी विश्वनाथ भी देखेंगे और तंजावुर में आप बृहदेश्वर भी देखेंगे, तो एक अलग प्रकार का समन्वय महसूस होगा। तमिलनाडु के लोग जब यहाँ आएंगे उन्हें समन्वय महसूस होगा। तो ये राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के एकीकरण की भावना में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा। और एक वाक्य और कह दूं कि ये कहा जाता है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। यह सत्य है, परंतु यह अर्ध सत्य है। फैक्ट ये है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो हम युवा पीढ़ी से भी ये कहेंगे कि अगर आप पूरे देश में विशेषकर तीर्थ स्थलों पे घूमेंगे, then you will be able to realize the real substance of India, that we are the youngest nation and the oldest civilization, and then you will be having this feeling in your mind कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।